नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आज हाथ में मोबाइल है, वजह बहुत साफ है। स्टिंग कैसे किस रूप में होता है, लेकिन इस गीत के साथ। कहीं आग न लग जाए, दाग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए, प्यार किया तो करके निभाना, प्यार किया तो करके निभाना, दाग न लग जाए। मसला ये नहीं है कि दाग लग जाए या ना लग जाए, मसला ये है कि इस दौर में बहुत सारी परिस्थितियां एक साथ बदलती चली जा रही है और ना जाने जिसने कभी स्टिंग के बारे में सुझाया वो खुद स्टिंग का शिकार हो गया। लेकिन इन सब से होता क्या है? दरअसल ये किसी फिल्म से ज्यादा सस्पेंस और कहीं ज्यादा रोमांच पैदा कर रहा है। तीन चेहरे स्क्रीन पर, कोई दुखी है, किसी की आंखों में आंसू है, कोई खुश है, किसी के तेवर है। ये तीन मिजाज आम आदमी पार्टी के हैं। तीनों के चेहरे की अपनी पहचान, अपनी रंगत। सवाल यह नहीं है कि इन चेहरों के आश्रय दस्तक को गढ़ दिया जाए, सवाल इसके आगे जाता है, क्योंकि आज बात जिस दाग की हो रही है उसमें एक नहीं दो चेहरे हैं, और दोनों ऐसे चेहरे जो अपने अपने आदर्श के मद्देनजर कसीदे भी गढ़ते रहे और इन सब के बीच कसीदे गढ़ते हुए किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। मतलब क्या निकाला जाए? पहला दाग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर। यही वो 6 चेहरे हैं जिन्हें सीबीआई ने 8 अप्रैल को पेश होने को कहा है। यानी कोयला खदान आवंटन का ऐसा पहला काला पन्ना है ये, जिसके दाग सबसे सफेद प्रधानमंत्री पर लगे हैं, यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर। पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप भी सीधा लगाया गया है कि पहले जिस खदान को पब्लिक सेक्टर के लिए बताया गया, बाद में उसे प्राइवेट कंपनी को क्यों दे दिया गया। यानी सीबीआई ने जांच के बाद यह सवाल भी खड़ा किया है कि कोयला सचिव से लेकर तब कोयला मंत्रालय संभाल रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने झटके में पब्लिक सेक्टर को दिए जाने वाले नियम को ही किसी प्राइवेट कंपनी के लिए क्यों बदल दिया। तो पहला बड़ा सवाल तो यही है कि पहली बार बड़े बड़े लोगों को भी चार्जशीट किया जा रहा है। यानी कोयला घोटाले के दाग के कटघरे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आ खड़े हुए हैं, और जिन आरोपों के तहत सीबीआई ने उन्हें चार्जशीट किया है वह कहीं ज्यादा खतरनाक है। आरोपों की फहरिस्त में आपराधिक षड्यंत्र रचने, विश्वासघात करने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत सम्मन भेजा गया है। स्पेशल जज ने सीबीआई को बोला कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन करके हमको रिपोर्ट दीजिए। वो रिपोर्ट आने के बाद और उसको देखने के बाद स्पेशल जज ने आज ये तय किया है कि इसमें कई बड़े बड़े लोगों को, इंक्लूडिंग पूर्व प्रधानमंत्री को, समन करने की जरूरत है। खास बात यह है कि जिस मनमोहन सिंह की स्वच्छ छवि के आश्रय कांग्रेस सरकार तमाम घोटालों के दाग धोती रही, वही मनमोहन सिंह अब खुद कटघरे में है। और कटघरे में भी सिर्फ सीबीआई की जांच भर से नहीं पहुंचे हैं, बल्कि समझना यह भी होगा कि कोयला घोटाले की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली थी। और सीबीआई की जांच रिपोर्ट को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सीवीसी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और विशेष जज की नियुक्ति भी कर दी थी। असर इसी का हुआ कि सीबीआई ने जब इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी तो विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर और विशेष जज ने एक सुर में जांच को फिर करने से कहा, यानी क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। सीबीआई को दोबारा जांच शुरू करनी पड़ी, यानी फाइल दोबारा खुली और जिन सवालों को उठाया गया उसमें पाक साफ ईमानदार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी घोटाले के कटघरे में आ गए, क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की 13 में इस तथ्य का जिक्र किया गया है कि घूस नहीं लेने का मतलब ही ईमानदार होना नहीं है, बल्कि किसी जनहित के बगैर और पावर का मिसयूज कर अगर कोई काम किया जाता है तो वह भी भ्रष्टाचार और क्रिमिनल मिसकंडक्ट के दायरे में आता है। और यहीं पर मनमोहन सिंह फंस गए, क्योंकि ओडिशा की जिस तालाबारी खदान का आवंटन हिंडाल्को को किया गया वो पहले से पब्लिक सेक्टर को दिए जाने के निर्णय में शामिल था। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को जब ये खदान दे दिया गया तो इसमें किसका हित था? जनहित था नहीं, और ये कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज भी था। और शायद इसीलिए आरोपों की फहरिस्त में धारा 409 का जिक्र भी किया गया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यानी ये खतरे की घंटी सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस जिस छवि के आश्रय खुद को बचाती रही और अब भी जिक्र करती है उस छवि का भी है। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से पावर का मिसयूज किया जाता है या ये कहा जाता है कि हमने घूस नहीं ली तो हम ईमानदार हैं,
वह भी इस दौर में कटघरे में आकर खड़ा कर दिया गया है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तब उनकी साफ और ईमानदार छवि यूपीए सरकार की सबसे बड़ी पूंजी थी। बाद में जब घोटालों पर घोटाले सामने आने लगे तब भी सरकार की फजीहत तो हुई, लेकिन मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठा। लेकिन अंत में कोयला घोटाले में वो आरोपी बन ही गए। हालांकि मनमोहन सिंह को अब भी पूरा भरोसा है कि अंत में सच सामने आएगा और उनकी जीत होगी। हिमांशु मिश्रा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। यह सिर्फ कानून का मसला है या सियासी मसला भी है, इस रिपोर्ट पर भी आएंगे और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले दरअसल मसला इन सब के बीच कॉरपोरेट प्राइवेट कंपनी का आया, तो उस तरफ से भी आवाज आई कि दरअसल इसके मतलब क्या निकाले जाए। तो एलोकेशन के मामले में रिप्रेजेंटेशन देना तो मैं समझता हूं हर एक सिटीजन का, चाहे बिजनेस हाउस का, उसका हक है और उसको तो कोई गलत कह नहीं सकता कि आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर तो कोई अन्याय होता रहेगा और उसके खिलाफ किसी के पास कोई रेमेडी नहीं रहेगी। जो भी मैं इस केस का थोड़ा बहुत जो जानता हूं उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत थी, लेकिन मैं फिर से आई डोंट वांट टू गेट इनटू जुडिस मैटर्स, बट ये मुझे बड़ा शॉक लगा है सुन के। Without getting into the specifics of the case, a situation where business calls on the Prime Minister in normal course of its business and does request for look at a policy, prima facie, it does not look out of the way for me. लेकिन इस देश के भीतर ताकत तो सियासी तौर पर राजनेताओं के हाथ में ही होती है और राजनीतिक सत्ता के पास भी होती है। शायद इसलिए इस दाग के राजनीतिक मतलब क्या है उस दिशा में हम जाएं। उससे पहले एक दूसरे दाग का जिक्र। अरविंद केजरीवाल स्टिंग का जिक्र करते रहे और स्टिंग के दायरे में खुद ही कटघरे में आकर खड़े हो गए। बड़ा लंबा चौड़ा स्टिंग है, लेकिन उसके 40 सेकंड के हिस्से सुनिए जिसमें पार्टी बनाने, तोड़ने, समर्थन लेकर सरकार बनाने का जिक्र है। उन लोगों से बात करो, सेफ चलना पड़ता है ना, ये कभी पता लगे सामने वाले हमारा खेल कर दें, तो उससे सेफ चलना पड़ता है। बड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। मैं कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। जी ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। मैं प्लान करता हूँ जी। मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं। 3 मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी वगैरह, हमारे वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन कर दे बाहर से। हाँ आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ जी, आप अपनी काउंसिल निपटा लो। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। दरअसल ये इतने दिनों बाद स्टिंग ऑपरेशन सामने कैसे आ गया ये भी बताएंगे, लेकिन उस सबसे उभरे 3 चेहरे जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, इस स्टिंग ने किसी के चेहरे पर खुशी ला दी, किसी में तेवर, किसी की आंखों में आंसू। मतलब जो भी निकालिए, लेकिन इन सब स्टिंग के बाद 2 आवाज जो आई वो आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहा और जो खुद आहत होकर बाहर चली गई, वो 2 आवाज सुनिए। टूट चुकी हूं मैं। मेरे जैसे जितने कार्यकर्ता है वो भी टूट गए, क्योंकि हम इस पार्टी में कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए थे। मैंने जैसा कहा, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। ये जो कुछ चल रहा है उसमें प्रशांत जी और मैं उसमें और कुछ जोड़ना नहीं चाहते और सबसे अनुरोध करते हैं कि कुछ समय के लिए हम सब अगर चुप्पी रखें तो बहुत अच्छा होगा। कहते हैं खामोशी में बड़ी ताकत होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, हर कोई अपने हिसाब से परिभाषाएं गढ़ रहा है, बोल रहा है। इस स्टिंग को लेकर क्या यह वाकई माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए और उसकी गाइडलाइंस के जरिए परखा जाए? अगर परखा जाए तो फिर दिल्ली में याद कीजिए क्या कहा गया था दिल्ली के सीएम केजरीवाल के जरिए, आप स्टिंग कीजिए, हम सजा दे देंगे जो घूस लेगा। तो वो भी फिर उस गाइडलाइन से जानी चाहिए। सुन लीजिए कैसे कार्रवाई करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जिसका जिक्र आशुतोष कर रहे हैं, तो फिर मतलब कहीं निकलेंगे। लेकिन एक दूसरा हिस्सा, दरअसल जिक्र तो हो रहा था नई राजनीति नई दिशा में नए तरीके से बढ़ेगी। स्टिंग ऑपरेशन सामने आया तो उसने बतला दिया दरअसल सियासत नहीं बल्कि राजनीति के थैले के चट्टे बट्टे एक सरीखे होते हैं क्या। सुन लीजिए जरा। हमें कहते हैं कि अगर ये मान भी लिया जाए कि ये टेप बिल्कुल सही है, मान के चलते हैं कि ये टेप बिल्कुल जेन्युइन है, क्या उस टेप में कहीं कहा जा रहा है किसी से कि अगर आप हमारी पार्टी का समर्थन करेंगे, हमारी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो आपको चेयरमैनशिप मिलेगी? क्या उस टेप में कहीं इस तरह की कोई संकेत दिए गए हैं कि अगर आप हमारी पार्टी का समर्थन करेंगे तो आपको किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा?
क्या उस टेप में कहा गया है कि अगर आप हमारी पार्टी का समर्थन करेंगे तो आपको कोई मंत्री पद दिया जाएगा? राजनीति में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स एक राजनीतिक सच्चाई है। अब सवाल है, ये स्टिंग आया कहां से, कौन लेकर आया? जिसने रिकॉर्ड किया वही लेकर आया, या रिकॉर्ड करने के बाद किसी और को दे दिया गया वो लेकर आया, या वो भी लेकर नहीं आया, कोई तीसरा चौथा ले आया? कुछ साफ इससे भी होगा, सुनिए जरा। उस जो भी रिकॉर्डिंग है वो तो सच है, उसमें तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन मैं हैरान हूं कि मीडिया के पास वो चीज कहां से पहुंची, इसकी जानकारी मुझे मिल जाए, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है मैंने कुमार विश्वास जी को दी थी केवल। उस व्यक्ति ने मुझे वो भेजा था और कहा था कि मेरा टिकट पक्का कराइए, अन्यथा मैं एक्सपोज कर दूंगा। मैंने उसको लिख के भेजा, जो ब्लैकमेल मत करिए, जो करना है करिए। ये आज की बात नहीं है, ये महीनों पूर्व की बात है। और मैंने तुरंत पार्टी को फॉरवर्ड भी कर दिया था वो सब, कि भाई इसने ये भेजा है, देखो ये क्या कह रहा है। पार्टी के पास था ये स्टिंग, किसने लीक किया? मतलब बहुत साफ है। सवाल याद कीजिए, उस वक्त जब पार्टी से निकाला जा रहा था, या कहें उस पॉलिटिकल कमेटी से निकाला जा रहा था, वोटिंग परसेंटेज एक तरफ 11-12, दूसरी तरफ 8 था। इन सब के बीच इसका मतलब एक लकीर खिंची है। पार्टी के भीतर तो एक धर्मशाला की तरह लोग आ रहे थे, जमा होते चले जा रहे थे। उसमें झटके में कौन आम से खास कैसे हो जाता है, और आम होते होते वो संतरे में बदल जाता है क्या? पार्टी बदल रही है क्या? देख लीजिए रिपोर्ट। बात तो आम की हो रही थी, लेकिन कैसे देखते देखते आम संतरे में बदल गया, ये किसी को समझ में आया ही नहीं। और जिस दिन समझेंगे उस दिन याद आएगा कि संतरे का मतलब तो नागपुर है। यानी आम आदमी फिर ठगा जा रहा है। वही आम आदमी जो अन्ना के संघर्ष के वक्त लोकपाल का गीत गा गा कर भ्रष्ट होती व्यवस्था पर नकेल कसने के लिए घरों से निकला था। और इस गीत को गाते वक्त कोई खास नहीं था, सभी तो आम थे। अंतर सिर्फ इतना था कि आम लोगों की भीड़ मैदान में जमा थी और चंद आम लोग मंच पर हाथ में तिरंगा लेकर नारे लगा रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे। झटके में राजनीतिक दल बनते ही यही आम चेहरे खास होकर आप बना बैठे। लेकिन इन खास चेहरों ने हमेशा खुद को आम ही माना। 2013 में सत्ता मिली तो रामलीला मैदान में आम ही आम पटे पड़े थे। उस वक्त तो आम जनता के बीच जाकर सरकार बनाने की सहमति लेकर सत्ता में हर कोई आना चाह रहा था, आया भी उसी तर्ज पर। लेकिन 2015 में चुनावी जीत की इस खुशी में कई आम गायब दिखे। ध्यान दे तो 2013 में हर आम के हाथ में झाड़ू था जो लहरा रहा था, और 2015 में झाड़ू सजाया जा रहा था। तो आम बिखरते चले गए, और चुनावी जनादेश की आंधी में जब आम से छिलका हटा तो नीचे से संतरा निकला जो फांकों में बटा हुआ था। कोई इधर गिरा, कोई उधर, और हर कोई संतरे की खटास में नागपुर के संतरों को याद करने लगा। और शायद नागपुर भी खुश है कि संतरा तो उसी का मीठा है। भी खुले तौर पर कभी मनमोहन सिंह के दामन पर दाग बताने लगाने की स्थिति में नहीं आई। लेकिन अब जब सीबीआई जांच के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा किया जा चुका है, तो 3 सवाल हैं। पहला, क्या कांग्रेस मनमोहन सिंह की राजनीति को भी पीवी नरसिम्हा राव की तर्ज पर डंप कर देगी? क्या मनमोहन सिंह से पूछताछ को राजनीतिक करार दे देगी? क्या कांग्रेस अब राहुल गांधी को तेजी से आगे लाकर मनमोहन सिंह को भूल जाने की तैयारी करेगी? ये तीनों सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की कतार में कांग्रेस के ये तीसरे नेता हैं जो कटघरे में हैं। यानी जो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री रहते हुए घोटालों को लेकर उनका नाम खुले तौर पर संसद से सड़क तक उछाला गया। दुनिया के सारे लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बेदाग, ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति हैं। बोफोर्स घोटाले में याद कीजिए तो राजीव गांधी का नाम संसद से सड़क तक गूंजा। वीपी सिंह ने नाम लिया और देश की राजनीति पलट गई। पीवी नरसिम्हा राव तो सत्ता बचाने के लिए ही घूसकांड में फंसे, और अब सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी सम्मन भेज दिया है। कांग्रेस करे तो क्या करे, ऐसे में एक रास्ता उसके सामने जरूर है, राहुल गांधी को जल्द से जल्द वो सामने ले आए, क्योंकि राहुल गांधी ही थे जो मनमोहन सिंह की नीतियों को लेकर लगातार अपना आक्रोश दिखाते रहते थे। सोनिया गांधी इसलिए नहीं टिकेंगी क्योंकि सोनिया गांधी सत्ता के 2 ध्रुव में सबसे बड़े ध्रुव के तौर पर पहचानी गई। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ इतनी पर नहीं है कि किसे लाया जाए किसे ना लाया जाए।
कोयला घोटाले की जांच के कटघरे में दरअसल उनके सबसे ईमानदार छवि के नेता मनमोहन सिंह आए हैं। तो बीते 10 बरस का कच्चा चिट्ठा हर तरीके से जनता के बीच जाएगा ही। और कोयले घोटाले के साथ साथ अब 2G, कॉमनवेल्थ, आदर्श घोटाला, रेलवे नियुक्ति यानी कांग्रेस के दौर के घोटाले वाले दिन भी हर किसी को याद आएंगे ही। याद आए ना आए, कांग्रेस जहां भी खड़ा होने की कोशिश करेगी वहां उसके विरोधी घोटाले के कारपेट पर खड़े ईमानदार मनमोहन सिंह का जिक्र कर कांग्रेस को खड़े तो नहीं ही होने देगी। ऐसे मोड़ पर मनमोहन सिंह का यह कहना कि वो दुखी हैं, एक ईमानदार बयान लग सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के बाद मनमोहन सिंह कटघरे में खड़े हैं तो सिर्फ इस बयान में कोई ईमानदारी नहीं छलकती। I respect the judicial process in our country and I hope in any fair trial I will be able to establish my total innocence. I have stated before the CBI my position and I have also as Prime Minister issued a statement justifying what we did. दरअसल दाग शब्द इसलिए देना पड़ गया क्योंकि याद कीजिए एक वक्त आम आदमी पार्टी मनमोहन की कैबिनेट के 15 मंत्रियों के खिलाफ श्वेत पत्र की तरह सड़क से आंदोलन शुरू करती और उसी दौर में मुंबई से अंजलि दमानिया निकल कर आती और वो बीजेपी के अध्यक्ष उस वक्त के नितिन गडकरी को भी कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन क्या हो गया इस दौर में, खुद ही आपस में हर कोई लड़ भिड़ कर कटघरे में खड़ा है, कोई दुखी है। दोबारा लौटिए दूसरे दाग पर, देखिए क्या हाल है आपका यार। लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह नहीं। 8 एमएलए तो तैयार, उनका वो एक अजय माकन और एक वो सुरजेवाला और एक आध व्यक्ति और AICC का टांग अड़ा रहा है कि हरियाणा में हम खत्म हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग के बीच बातचीत के इस ऑडियो टेप ने सामने आते ही पार्टी की उठापटक को और तेज कर दिया। इस कदर कि कल तक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर पार्टी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ताल ठोककर खड़ी दिख रही अंजलि दमानिया ने आज केजरीवाल की वजह से, अगर उनके दिमाग में कोई गलतफहमी है तो उनसे बैठ के बातचीत कर लेंगे, उसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि अंजलि जी ने इस्तीफा दिया है, फिर वो पार्टी में रही है। लेकिन मुश्किल इसलिए है क्योंकि जिस रास्ते पर लोगों का समूह खड़ा हुआ था उस दौर में हर कोई अपने आप को खास मानकर अपनी अपनी बात कहना चाह रहा। सभी तो कल तक आम थे, आज खास कैसे हो गए और हमने तो संतरा कह दिया है।